फॉर इंटरनेशनल, सो लेट्स डिस्कस फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का कैपिटल बजटिंग कैसे होता है, इसके प्रोसीड्यूर को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को, यूनिट नंबर 10 की थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों कि कैसे डिसीजन लिया जाए, कैसे कैपिटल बजटिंग किया जाए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का। देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिखा गया है कैपिटल बजटिंग का, इसको मैं समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक कोई कंपनी है, कोई कंपनी दोस्तों किस तरीके से कोई कंपनी डिसाइड करती है कि कैसे अपने लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करें, ठीक है, कैसे अपने लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करें, ठीक है, ये कंपनी डिसाइड करती है। और ये सब एसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट क्या हो सकता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म एसेट हो सकता है आपका बिल्डिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट हो सकता है आपका इक्विपमेंट, और दोस्तों ये हो सकता है टेक्नोलॉजी। तो इट कैन बी बिल्डिंग, इक्विपमेंट और इट कैन बी टेक्नोलॉजी। सो जो कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो बहुत सालों तक यूज करेगी। तो कैपिटल बजटिंग में क्या होता है दोस्तों, कैपिटल बजटिंग में हम लोग इस पे लुक आउट रहता है हमारा कि कंपनी की नीड्स क्या है, कंपनी की अपॉर्चुनिटी क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कंपनी, व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द कंपनी, और डिसाइड करना कि अपने रिसोर्स को कैसे हम एलोकेट करें, हाउ टू एलोकेट आवर रिसोर्स, हमारे पास जो भी रिसोर्स है उसे हम कैसे एलोकेट करें ताकि हम इन सभी एसेट को परचेज कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। अब इसको मैं एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, एक मान लीजिए दोस्तों कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो ये बोल रही है कि हम चलो अब अपने अपने जो इक्विपमेंट है उसे अपग्रेड करते हैं। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, वो डिसाइड करेगा कि वो कैपिटल बजटिंग को यूज करेगा। किसको यूज करेगा दोस्तों, कैपिटल बजटिंग को यूज करेगा, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या इन्वेस्टमेंट जो है वर्थ द कॉस्ट है, वेदर इन्वेस्टमेंट इज वर्थ द कॉस्ट, ये डिसाइड करेगा दोस्तों। कौन डिसाइड करेगा, उसका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोल रही है कि चलो अपग्रेड करते हैं अपने इक्विपमेंट को, तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कैपिटल बजटिंग से डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट कैपिटल बजटिंग को यूज करेगा ये पता लगाने के लिए कि क्या ये वर्थ द कॉस्ट है, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग कंपनी मैनेजमेंट यूज करती है अपने फिक्स एसेट पे एक्सपेंस को प्लान करने के लिए। समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो फ्रेंड्स कैपिटल बजटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर डिसीजन ले सकते हैं, जो आपका लंबा टर्म, यहाँ यही समझाया जा रहा है, ठीक है। तो मेन गोल कैपिटल बजटिंग का ये है दोस्तों कि कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकती है, कंपनी कैन टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो जो कंपनी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो कंपनी ले सकती है दोस्तों, किसके माध्यम से, कैपिटल बजटिंग के माध्यम से। तो वो क्या करेगी दोस्तों, अलग अलग ऑप्शंस को इवेल्युएट करेगी, जितने भी ऑप्शंस होंगे दोस्तों उसको इवेल्युएट करेगी कंपनी, और फिर इवेल्युएशन के बाद दोस्तों वो चूज करेगी कि एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ होगा जिस कारण से, और एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिटर्न प्रोवाइड करेगा। मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मैंने आपको बताया कि जो डिसाइड कर रही है कि अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करना है, वो दोस्तों अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करना चाह रही है। तो कैपिटल बजटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, ये पता लगाना कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। कि ऑब्वियस सी बात है कि जब इक्विपमेंट को अपग्रेड करेगी तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही तो कर रही है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों इस कारण से लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वेदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ विल बी देयर और नॉट, और कंपनी के लिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल होगा कि नहीं कंपनी, तो ये डिसाइड करना होता है। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको। अब तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, यहाँ पे देखिए लिखा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल डेटा को यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग न्यूमेरिकल डेटा, यू आर यूजिंग न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, और मैथमेटिकल मॉडल, ताकि आप डिसीजन ले सकें। तो डिसीजन लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा और मैथमेटिकल मॉडल को यूज कर रहे हैं। तो कैपिटल बजटिंग में क्या होता है कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियल डेटा को यूज करेगी। क्या यूज करेगी दोस्तों, फाइनेंशियल डेटा को यूज करेगी। तो कंपनी विल बी यूजिंग फाइनेंशियल डेटा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट क्या है, फिर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट कर रही है, कितना रेवेन्यू मिलेगा, फिर दोस्तों लाइफ स्पैन क्या है एसेट का, एसेट का लाइफ स्पैन डिसाइड करिए। ये सभी दोस्तों न्यूमेरिकल एनालिसिस है। इन सभी के बेसिस पे डिसाइड करती है कि क्या इन्वेस्टमेंट अच्छा चॉइस है, वेदर इन्वेस्टमेंट इज अ गुड चॉइस। तो मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल डेटा को यूज करते हैं अपने फाइनेंशियल डेटा का डिसीजन लेने में, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में समझाया जा रहा है दोस्तों इन्वेस्टमेंट अब्रोड, ठीक है। तो
यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, इसको समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करना चाह रही है, ठीक है। वो क्या करेगी, वो डेटा गैदर करेगी कि इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना पड़ेगा। वो डेटा गैदर करेगी दोस्तों कि प्रोडक्टिविटी कितना इंक्रीज होगा, कि यदि इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जाए तो प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ेगा। वो देखेगी इफिशियंसी कितना बढ़ेगा, इक्विपमेंट का लाइफ स्पैन कितना है, ठीक है। ये सभी चीज़ को देखेगी और फिर कंपनी यूज़ करेगी इस डेटा को ये पता लगाने के लिए कि इन्वेस्टमेंट जो है पे ऑफ करेगा नहीं करेगा लॉन्ग रन में। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि दोस्तों जब कोई कंपनी डिसाइड करती है कि वो इन्वेस्ट करेगी किसी फॉरेन कंट्री में, यहाँ लिखा है ना कि इन फॉरेन टेरिटरी, तो जब भी कोई कंपनी डिसाइड करती है कि चलो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती है। इट फेसेस मेनी चैलेंजेस। वही बताया जा रहा है कि कौन कौन से चैलेंज, अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स है, देयर आर मेनी चैलेंजेस विच इज फेसेस। और दोस्तों ये इनकाउंटर नहीं करेगी जो जब ये डोमेस्टिकली इन्वेस्ट करेगी। तो ये चैलेंजेस दोस्तों इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि लैंग्वेज बैरियर होगा, ठीक है, लैंग्वेज में डिफरेंस हो गया। फिर क्या हो सकता है दोस्तों, आपका लीगल सिस्टम, वहाँ का लीगल सिस्टम अलग हो दूसरे कंट्री का। फिर बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप यदि अब्रॉड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों आपको केयरफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, सीरियस कंसिडरेशन होना चाहिए और एनालिसिस एनालिसिस करना पड़ेगा बहुत सारे इशू का, ताकि इंश्योर कर सके कि इन्वेस्टमेंट गुड फिट हो, ठीक है, कंपनी के लिए, और ये नेविगेट कर सके यूनिक चैलेंज ऑफ द फॉरेन टेरिटरी। ये पॉइंट समझाया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए कि यूएस का एक टेक्नोलॉजी, यूएस बेस्ड एक दोस्तों एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में इन्वेस्ट करना चाह रही है। तो कंपनी बहुत सारे इश्यूज को फेस कंसिडर करेगी, जैसे कि कल्चर का डिफरेंस, जैसे कि लीगल सिस्टम, जैसे कि बिजनेस प्रैक्टिसेस इन चाइना, और फिर ये डिसाइड करेगी कि कैसे ये जो है ऑपरेट करेगा सक्सेसफुली उस पार्टिकुलर कंट्री में। तो ये सभी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होता है इससे पहले कि वो डिसाइड करे कि कैसे वो इन्वेस्ट करेंगे, कैसे वो ऑपरेट होंगे उस पार्टिकुलर कंट्रीज में। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव बीन एक्सप्लेन कैपिटल बजटिंग के रिगार्डिंग। तो कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, इसके अंदर एक डिटेल एनालिसिस होता है। किस चीज़ का एनालिसिस होता है? इन्वेस्टमेंट का। ये पता लगाना कि क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो फाइनेंशियली वाइबल है या सस्टेनेबल है या नहीं। तो इज इट फाइनेंशियली वाइबल है या नहीं, फाइनेंशियली सस्टेनेबल है या नहीं, ठीक है। तो आपको चैलेंजेस देखना पड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज देखने पड़ेंगे फॉरेन मार्केट के। अब देखिए कुछ फैक्टर्स बताए जा रहे हैं कि किन किन फैक्टर को ध्यान रखना है, ठीक है, इससे पहले कि आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करें। अब देखिए फैक्टर्स क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझाया गया है फैक्टर्स में। तो आपको लोकल वर्क कल्चर, लीगल सिस्टम, करेंसी सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ट्रेड बैरियर, यही बताया है ना। देखिए लीगल सिस्टम, करेंसी सिस्टम, बिजनेस ट्रेडिशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये सभी फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कोई चाइना के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो जो यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है उसे बहुत सारे फैक्टर्स देखना पड़ेंगे, उसे समझने पड़ेंगे कि लोकल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, कल्चर नॉर्म्स क्या है चाइना में। उसे देखना पड़ेगा दोस्तों कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट क्या है। उसके बाद उसे कंसिडर करना पड़ेगा करेंसी सिस्टम, करेंसी चेंज को देखना पड़ेगा, करेंसी एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा, और ये श्योर करे कि ट्रैक कर सके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट का। कंपनी को कंसिडर करना पड़ेगा कहीं ट्रेड बैरियर तो नहीं है टैरिफ का, और दोस्तों ट्रेड बैरियर या टैरिफ जो कि इम्पोज हो चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा दूसरे कंट्रीज में, ये सभी चीज़ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कैपिटल बजटिंग का डिसीजन कैसे लिया जाता है, और यदि कैपिटल बजटिंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए होता है तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, अभी हमने डिस्कशन किया। अब आइए दोस्तों हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो सबसे पहले दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में लेट्स डिस्कस फॉरेन मैनेजमेंट, फॉरेन एनालिसिस। सो इन्वेस्टिंग और सेटिंग ऑफ प्रोजेक्ट, चलिए इसको समझते हैं। क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि इन्वेस्टिंग, यहाँ पे देखिए पहला लाइन है, इसको समझते हैं कि जब भी कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है या सेटअप करती है एक प्रोजेक्ट को फॉरेन कंट्री में, सपोज कोई कंपनी है वो क्या कर रही है दोस्तों, वो इन्वेस्ट कर रही है या एक प्रोजेक्ट को सेटअप कर रही है, कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में, तो उसे देखना पड़ेगा उस कंट्री के करेंसी में पैसा खर्च करना पड़ेगा, राइट। जो उस पार्टिकुलर फॉरेन कंट्री है उसका जो करेंसी है उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो
और उसका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी देखना पड़ेगा उस पार्टिकुलर करेंसी में। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है फ्लक्चुएशन से एक्सपोज रहेगी। किस चीज़ के फ्लक्चुएशन से? देखिए, जब आप फॉरेन करेंसी में एक्सपेंड करेंगे तो एक फ्लक्चुएशन तो होगा ना एक्सचेंज रेट का। तो एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन है, द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट, ठीक है, तो इससे कंपनी एक्सपोज रहेगी। और दोस्तों अब जो भी फ्लक्चुएशन होगा जैसे कि फॉरेन करेंसी का और होम करेंसी का, उससे एक्सपोज रहेगी। इसीलिए दोस्तों करेंसी का केयरफुल मैनेजमेंट, करेंसी कन्वर्जन रेट का केयरफुल मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल है इन्वेस्टमेंट में इसको सक्सेस बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भारतीय कंपनी है, वो डिसाइड कि चलो यूएस में जाके हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो कंपनी को देखना पड़ेगा, कंपनी तो खर्चा करेगी यूएस डॉलर में, क्योंकि वहाँ पे यूएस में कंपनी बना रही है। कंपनी खर्चा करेगी किस करेंसी में? यूएस डॉलर में, ठीक है, ताकि लैंड खरीद सके, मशीनरी खरीद सके, इक्विपमेंट खरीद सके। और कंपनी का जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होगा वो भी किया जाएगा यूएस डॉलर में। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ देखिए लिखा है ना क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शन, ठीक है, इसका मतलब कि जो ट्रांजैक्शन दो डिफरेंट करेंसी में जो इन्वॉल्व है उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शन। वैसा एक ऐसा ट्रांजैक्शन जहाँ पे दो डिफरेंट करेंसी इन्वॉल्व है। तो जब भी कोई कंपनी क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शन करती है, ठीक है, तो उसे केयरफुल होना है कि करेक्ट करेंसी या कन्वर्जन रेट अडॉप्ट करे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों करेंसी कन्वर्जन रेट करेक्टली होना चाहिए, इट शुड बी करेक्ट, ठीक है, ताकि आप किसी फाइनेंशियल लॉसेस को या फिर किसी फाइनेंशियल एरर को अवॉइड कर सकें। ओके, सो इफ टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल एरर यू हैव टू अडॉप्ट द करंट मतलब करेक्ट करेंसी कन्वर्जन रेट। जैसे मान लीजिए कि इंडियन कंपनी है जो कि यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसे इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो पेमेंट कर सके यूएस में, राइट। वो क्या करेगी, यूएस में इन प्लांट को इस्टेब्लिश कर रही है, तो इंडियन रुपीस को किस में कन्वर्ट करेगी? यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगी, ताकि जो है वो अपने पेमेंट कर सके यूएस डॉलर में। कंपनी को केयरफुल रहना पड़ेगा कि करेक्ट कन्वर्जन करेंसी रेट को यूज करे, ताकि किसी तरह का ओवर पेइंग ना कर दे, अंडर पेइंग ना कर दे ट्रांजेक्शन का। तो क्या करेंसी रेट चल रहा है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा पेमेंट चला जाए या किसी को कम पेमेंट चला जाए। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है लॉन्ग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग। इसके में क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि जब भी कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है या प्रोजेक्ट में सेटअप करती है, ठीक है, तो उसे लॉन्ग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइम फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन टाइम है ये चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा इसका चैलेंजेस कारण क्या है, क्योंकि करेंसी का जो वैल्यूएशन है ना, फॉरेन करेंसी का वैल्यूएशन, इसमें फ्लक्चुएशन होता है और दोस्तों रेट वोलेटिलिटी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई इंडियन कंपनी है, वो यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट कर रही है, वो फेस कर सकती है डिले हो सकता है प्रोजेक्ट को कंप्लीशन में, ठीक है। मान लीजिए कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस आ जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाए तो डिले हो सकता है। और इस डिले के कारण पता है क्या होगा, इस डिले के कारण फ्लक्चुएशन होगा। क्या होगा दोस्तों, इस डिले के कारण फ्लक्चुएशन होगा। किसमें फ्लक्चुएशन होगा? फॉरेन करेंसी के वैल्यूएशन में फ्लक्चुएशन होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इस डिले के कारण, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि इंडियन कंपनी इन्वेस्ट की यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में डिले हो रहा है किसी भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस के कारण। और इस डिले के कारण क्या होगा कि फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन का वैल्यूएशन होगा, एक्सचेंज रेट का वैल्यूएशन होगा, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल प्रोजेक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोरोइंग। इसमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि जब भी कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है या प्रोजेक्ट अब्रोड सेट करती है, ठीक है, कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है या एक प्रोजेक्ट को अब्रोड सेट कर रही है, तो उसे बहुत सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिर दोस्तों बोरोइंग, रिपेमेंट, डिविडेंड, रिपैट्रिएशन, और ये सभी के सभी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से सब्जेक्टेड होंगे। तो जैसे इंडियन कंपनी जा रही है यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, उसे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है भारत से और एक्सपोर्ट करना है फिनिश प्रोडक्ट गुड टू इंडिया, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा इसमें एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होगा इंडियन रुपीज़ और यूएस डॉलर के बीच में, ठीक है, ये बताया जा रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि इलेबोरेट वर्किंग एंड स्प्रेडशीट इंक्लूडिंग एस्टिमेट विल बी रिक्वायर्ड। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारा इन्वेस्टिंग का चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है ना इन्वेस्टिंग का, ठीक है, और दोस्तों जो हमारा प्रोजेक्ट अब्रोड को सेटअप करने का चैलेंज है, हम अब्रोड प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हैं, और जो इन्वेस्ट कर इसका जो चैलेंज है, इसको मैनेज करने के लिए कंपनी को एलाबोरेट वर्किंग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एलाबोरेट वर्किंग को यूज करना पड़ेगा और स्प्रेडशीट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और जिसके अंदर दोस्तों करेंसी कन्वर्जन रेट का एस्टिमेट होगा। एस्टिमेट किसका होगा दोस्तों? करेंसी कन्वर्जन रेट का एस्टिमेट होगा और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होगा।
और करेंसी कन्वर्जन रेट का एस्टिमेट होगा और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होगा। ये जो स्प्रेडशीट है ना, ये जो स्प्रेडशीट है दोस्तों, इसे रिवाइज किया जाएगा। इट हैज़ टू बी रिवाइज इन केस ऑफ मेजर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। मान लीजिए कि कोई बड़ा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो गया, तो इस स्प्रेडशीट को रिवाइज करना पड़ेगा ताकि ये इंश्योर कर सके कि कंपनी का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एक्यूरेट रहे। ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एक्यूरेट रहे, ये इंश्योर करने के लिए इसमें जो भी स्प्रेडशीट है उसे रिवाइज करना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई भारतीय कंपनी है, वो यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसे डिटेल्ड स्प्रेडशीट बनाना पड़ेगा दोस्तों, जिसमें करेंसी कन्वर्जन रेट का एस्टिमेशन होगा और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होगा। यदि कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, मेजर फ्लक्चुएशन है एक्सचेंज रेट में इंडियन रुपीज और यूएस डॉलर में, तो कंपनी को इस स्प्रेडशीट को रिवाइज करना पड़ेगा ताकि ये इंश्योर कर सके कि वो एक्यूरेट रहे। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों कि जब भी कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है या सेटअप करती है प्रोजेक्ट अब्रोड, ठीक है, तो उसमें बताया जा रहा है कि यदि कोई कंपनी सेटअप करती है प्रोजेक्ट अब्रोड, तो दोस्तों उसे वर्क करना पड़ेगा मल्टीपल सिनेरियोज में। यहाँ बता रहा है ना, मल्टीपल सिनेरियोज, उसे मल्टीपल सिनेरियो में काम करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो को किसके साथ, होम करेंसी, होम कंट्री कैश फ्लो के साथ। तो यही सब पॉइंट यहाँ समझाया जा रहा है। अब आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं कि यदि एक्टिविटी इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है या एक प्रोजेक्ट को सेटअप करती है, इसमें दोस्तों वो अपनी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करेगी। पहला है एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करेगी, यानी तो दोस्तों जो कॉस्ट बेनिफिट है उसे शेयर करेगी, प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट बेनिफिट है उसे शेयर करेगी अपने कहाँ पे, ओवरसीज आउटफिट में और लोकल एंटिटी में। इससे क्या होता है कि कंपनी जो है अपने रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कर सकती है और बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू मेक दिस कंसेप्ट मोर क्लियर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इस पार्टिकुलर सिचुएशन को। जैसे मान लीजिए कि कोई भारतीय कंपनी है, वो यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी दोस्तों, वो इंटीग्रेट करेगी अपनी एक्टिविटीज़ को। कैसे इंटीग्रेट करेगी, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करके और टेक्नोलॉजी को यूज करके, जैसे वो भारत में कर रही है, यूएस में सेम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को यूज करेगी। उसके अलावा और क्या कर सकती है दोस्तों, ठीक है, वो तो ठीक है, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी यूज की, और इसके अलावा क्या कर सकती है, वो ये कर सकती है दोस्तों कि कॉस्ट बेनिफिट जो प्रोजेक्ट का है उसे शेयर कर सकती है, ठीक है, अपने यूएस आउटफिट में और इंडियन एंटिटी में रॉ मटेरियल को सोर्स करके, ठीक है, इट कैन सोर्स रॉ मटेरियल और बाय सोर्सिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो ये सब है, जैसे भारत में इसका टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, सेम टेक्नोलॉजी को यूएस में यूज कर सकती है। तो यही बताया जा रहा है कि एक्टिविटी इंटीग्रेटेड रहेगा और प्रोजेक्ट कॉस्ट बेनिफिट रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है, चॉइस नीड टू बी मेड। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब भी कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी या एक प्रोजेक्ट बनाएगी अब्रोड में, तो उसे चूज करना पड़ेगा कि कौन सा करेंसी डोमिनेंट है, ठीक है, विच करेंसी इज डोमिनेंट, कौन सा करेंसी डोमिनेंट है प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये हुआ दोस्तों कि कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा करेंसी वो यूज करेगी मेजर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करने में और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन को बनाने में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इंडियन कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा करेंसी डोमिनेंट है, ठीक है, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो चूज कर सकती है कि चलो हम यूएस डॉलर ही यूज करेंगे, ठीक है, यूएस डॉलर ही यूज करेंगे डोमिनेंट करेंसी, क्योंकि इसका ये जो है बहुत सारा पैसा खर्च होगा यूएस डॉलर में और सारा रेवेन्यू हम यूएस डॉलर में लेंगे। इससे क्या होगा कि कंपनी अपने करेंसी कन्वर्जन को मैनेज कर, करेंसी कन्वर्जन रिस्क, एक रिस्क होता है ना, मैंने आपको बता रहा हूँ, करेंसी कन्वर्जन रिस्क होता है, उसको मैनेज कर पाएगी, ठीक है, और इंश्योर करेगी कि फाइनेंशियल पोजीशन एक्यूरेट हो। तो ये भी चॉइस करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि करेंसी कौन सा डोमिनेंट है। दोस्तों ये जो आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, यदि आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए सभी चैप्टर के लिए, तो हमें आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें दोस्तों। मैं आपको पेड प्रोग्राम प्रोवाइड करूँगा, पेड प्लान है हमारे पास, डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप हमारे पास जो पेड प्लान है उसका मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगा, जिसमें एक एक पॉइंट को आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाएगा, ठीक है, और मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, 150 से 200 एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा प्रत्येक टॉपिक में, ताकि आप रिवाइज कर पाए चीज़ों को एमसीक्यू के माध्यम से, जिसमें न्यूमेरिकल एमसीक्यू, केस स्टडी सारा चीज़ इंक्लूडेड है। आपका फुल्ली फ्लेज प्रिपरेशन होगा, आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा अपने प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। तो इफ यू वांट टू गेट सच टाइप ऑफ वीडियोज, लेक्चर्स, पीडीएफ, काइंडली व्हाट्सएप में ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। अब आइए दोस्तों बात करते हैं, ये मैंने समझा दिया कि चॉइस किसके बारे में लेना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट कंप्यूटेशन। अब फॉरेन करेंसी का डिस्काउंट रेट कैसे कंप्यूट होता है उसे डिस्कस करते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है आपको कि जब भी कोई कंपनी अपने लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करती है, कन्वर्टिंग लोकल करेंसी टू फॉरेन करेंसी, ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी प्रोजेक्ट अब्रोड के लिए, वो कर सकती है स्पॉट रेट पे। किस पे करेगी? स्पॉट रेट पे करेगी,
ठीक है। तो स्पॉट रेट क्या होता है? स्पॉट रेट दोस्तों एक एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। एक्सचेंज रेट होता है दोस्तों जहाँ पे करेंसी को एक्सचेंज किया जा सकता है दूसरे करेंसी में तुरंत, इमीडिएटली। क्या होता है दोस्तों? इमीडिएटली आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एक करेंसी को दूसरे करेंसी में, यही होता है दोस्तों स्पॉट रेट। प्लीज रिमेंबर, स्पॉट रेट का मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। स्पॉट रेट का मतलब होता है कि आप एक करेंसी को दूसरे करेंसी में स्पॉट में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब होता है दोस्तों स्पॉट रेट का। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी कन्वर्ट करना चाह रही है अपने लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में। सपोज कंपनी वांट टू कन्वर्ट इट्स लोकल करेंसी टू फॉरेन करेंसी किसी इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी अब्रॉड प्रोजेक्ट के लिए, तो वो कर सकती है स्पॉट रेट पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इंडियन कंपनी है, वो इंडियन रुपीज़ को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना चाह रही है, ठीक है। तो क्यों करना चाह रही है? ताकि मशीनरी खरीद सके अपने यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि INR वर्सेज USD का जो स्पॉट रेट है वो है $1 बराबर 75 रुपीज़, ये स्पॉट रेट है, ठीक है। और इंडियन कंपनी को मान लीजिए कि 15 लाख पे करना है। कितना पे करना है दोस्तों? 15 लाख INR पे करना है ताकि मशीनरी खरीद सके 20,000 का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मशीनरी तो उस कंपनी को ना 15 लाख रुपया पे करना पड़ेगा ताकि वो $20,000 का जो है $20,000 का मशीनरी खरीद सके, क्योंकि $1 जो है 75 रुपया है, तो इसको 75 से गुना करेंगे ना तो 1.5 लाख होगा, 15 लाख होगा, समझे। तो 15 लाख पे करना पड़ेगा इस कंपनी को ताकि $20,000 का वो मशीनरी खरीद सके। तो ये स्पॉट रेट पे कर सकती है, यही पॉइंट समझाया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों, यदि किसी कंपनी को परचेज करना है फॉरेन करेंसी फ्यूचर डेट में, ठीक है, फॉरेन करेंसी दोस्तों फ्यूचर डेट में परचेज करना है, तो वो इंटर कर सकती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट होता है वो एक्सचेंज रेट होता है दोस्तों। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट मैं आपको समझाता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट बेसिकली क्या होता है कि एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है, जिसमें कंपनी एग्री करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्री करते हैं फ्यूचर डेट के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई इंडियन कंपनी है, उसे मशीनरी खरीदना है दोस्तों, मान लीजिए उसे कितना का मशीनरी खरीदना है? $20,000 का मशीनरी खरीदना है, ठीक है, 6 महीना बाद। कितने महीने बाद? 6 मंथ आफ्टर। तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है किसी बैंक के साथ ताकि वो एक्सचेंज रेट को देख सके। जैसे मान लीजिए कि जो INR वर्सेज USD का जो रेट है फ्यूचर डेट में, वो 6 महीना में है $1 इज इक्वल टू 80 INR। $1 जो है 80 INR के बराबर है। और फॉरवर्ड प्रीमियम जो फॉरवर्ड प्रीमियम है दोस्तों, वो मान लीजिए 1% है। तो इंडियन कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा? इंडियन कंपनी को 16,32,000 रुपया पे करना पड़ेगा ताकि वो परचेज कर सके मशीनरी 6 महीने में। अभी कैसे है 16,32,000? देखिए सिंपल सी बात है, 20,000 को आप गुना कर दीजिए, देखिए 8 ये आपका स्पॉट रेट है, कितना है? 1 USD बराबर 80 INR, ठीक है। और प्रीमियम है दोस्तों, प्रीमियम ऐड करना पड़ता है, 1%, 80 का 1% निकालेगा तो 8 मिलेगा ना, तो 88 हो जाएगा ना, जोड़ेंगे तो इस 88 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20,000 से, तो आपको मिल जाएगा 16,32,000। समझ में आया? तो 16,32,000 रुपये जो है उसको देना पड़ेगा 6 महीना में मशीनरी को खरीदने के लिए। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट है उसे एडजस्ट किया जाएगा इंटरेस्ट रेट से और टाइम फैक्टर से। और एडजस्टमेंट जो है ना, ध्यान में रखेगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना है टू दो करेंसी के बीच में, और टाइम पीरियड कितना है कॉन्ट्रैक्ट डेट और डिलीवरी डेट के बीच में। इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ दोस्तों आपको कि जैसे मान लीजिए कि भारत में जो इंटरेस्ट रेट है ये है इंडिया, ठीक है। भारत में जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, सपोज इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम, ठीक है। इंडिया में कितना इंटरेस्ट रेट है? ये है इंडिया दोस्तों, और इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6% पर एनम। और एक हमारा यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो है 2% पर एनम, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट जो है INR वर्सेज USD का जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो एडजस्ट किया जाएगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ऑफ कितना का डिफरेंस है बताइए? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है 4% पर एनम, ठीक है। तो जो INR USD का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट है उसको एडजस्ट किया जाएगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से, और टाइम फैक्टर है 6 महीना का। तो जो एडजस्टेड रेट आएगा ना वो होगा 1 INR बराबर, ठीक है, 79.62 $, सॉरी उल्टा मैं बता रहा हूँ, $1 बराबर 79.62 INR। इसमें दो चीज़ का एडजस्टमेंट किया गया है, एक तो हमारा टाइम का, सॉरी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का, और दूसरा टाइम का। तो इंडियन कंपनी को 50,92,000 पे करना पड़ेगा उस मशीनरी को खरीदने के लिए 6 महीना बाद, ठीक है। इंटरेस्ट
उसको इंटरेस्ट फैक्टर रेट को एडजस्ट करना और टाइम फैक्टर को एडजस्ट करने के बाद यदि वो मशीनरी $20,000 का है तो आपको एक तो फॉरवर्ड रेट तो लेना ही लेना है, प्रीमियम तो लेना ही लेना है, उसके अलावा दोस्तों इंटरेस्ट रेट और टाइम फैक्टर को भी देखना है। समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि कैसे फॉरवर्ड रेट को निकाला जाएगा। तो फॉरवर्ड रेट एक एक्सचेंज रेट होता है जहाँ पे दो पार्टी जो है एग्री करते हैं कि वो करेंसी को फ्यूचर डेट में एक्सचेंज करेंगे। तो फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो स्पॉट रेट है, ठीक है, जो आपका स्पॉट रेट दोस्तों यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा सकता है, स्पॉट रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है रेशियो ऑफ इंटरेस्ट रेट बिटवीन द टू करेंसीज, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों इसको समझने के लिए। बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि कैसे फॉरवर्ड रेट निकाला जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू मेक दिस कंसेप्ट मोर क्लियर। दोस्तों यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ पहले, ताकि यहाँ हमारे पास जगह हो, सफिशिएंट स्पेस हो इस एग्जांपल को क्लियर करने के लिए। लेट मी एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट थ्रू एन एग्जांपल। ओके, सो आई थिंक आई हैव सफिशिएंट स्पेस। दोस्तों बताए, मान लीजिए कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, देखिए वही फॉर्मूला बताया जा रहा है। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों कि फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट मल्टीप्लाइड बाय अंडर ब्रैकेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, 1 प्लस इंटरेस्ट, मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, इसको हम डिनोट कर रहे हैं RI से, ठीक है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन इंडिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन US, ठीक है। ये इसको डिवाइड करेंगे और इसको होल टू द पावर रहेगा कितना, होल टू द पावर रहेगा टाइम, मान लीजिए कि T टाइम है। RI क्या है, इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, RU क्या है, इंटरेस्ट रेट इन USA। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है कि जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉरवर्ड रेट क्या होगा स्पॉट रेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस RI डिवाइडेड बाय 1 प्लस RU होल टू द पावर व्हाट, होल टू द पावर, दोस्तों पावर क्या करेंगे, टाइम, कितना टाइम का यहाँ पे लिया जा रहा है। सो व्हाट इज द टाइम विच इज टेकन, इसे आपको क्या करना है दोस्तों, पावर लेना है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसको जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर। जैसे मान लेते हैं कि एक USD जो है वो है 75 INR, ठीक है, ये हमारा स्पॉट रेट है। और भारत में जो इंटरेस्ट रेट है यानी RI जो है वो 6% है और RU जो है USA में इंटरेस्ट रेट है 2%, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट 6 महीना का निकालना है, 6 मंथ का निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, स्पॉट रेट की जगह लिखेंगे 75 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.02 होल टू द पावर 0.5। आप पूछेंगे 0.5 क्योंकि अगर 6 महीना है ना, साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आएगा। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 79.62, ठीक है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि इंडियन कंपनी किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करती है, ठीक है, और ये तो समझ में आया आपको एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि फॉरवर्ड रेट, दूसरा पॉइंट में देखिए क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि दोस्तों जब भी कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है फॉरेन करेंसी में, ठीक है, तो इवैल्यूएट करेगी क्या एक्सचेंज रेट है एसोसिएटेड, ठीक है, व्हाट इज द एक्सचेंज रेट एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। तो ये जो एक्सचेंज रेट रिस्क है वो से कन्वर्ट वो एराइज इसलिए होता है क्योंकि कंपनी को अपनी लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। यदि एक्सचेंज रेट अनफेवरेबल होगा तो कंपनी लॉस सफ़र कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि करेंसी रेट का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है कि यदि इंडियन कंपनी किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रही है कि वो US डॉलर को खरीदेगी 6 महीना में, ठीक है, तो उसे पे करना पड़ेगा कितना, 79.62, कितना पे करना पड़ेगा, 79.62 पे करना पड़ेगा हर एक US डॉलर के लिए। तो मान लीजिए कि INR जो है, इंडियन रुपीज जो है वो डेप्रिसिएट कर गया, क्या कर गया दोस्तों, वो डेप्रिसिएट कर गया अगेंस्ट US डॉलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन कंपनी जो है ज़्यादा INR दे सकती है सेम अमाउंट ऑफ US डॉलर के लिए, उसे ज़्यादा INR देना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ US डॉलर के लिए। इसलिए जब भी आप कैपिटल बजटिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ये जरूरी है कि आप एक्सचेंज रेट जरूर इवैल्यूएट करें, एक्सचेंज रेट रिस्क को जरूर इवैल्यूएट कर लें और फैक्टर को इवैल्यूएट कर लें, एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट चेंज इन द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। यही पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। तो यदि आप इस तरह के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं दोस्तों, इसमें एक एक पॉइंट को एग्जांपल से समझाया जाए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें दोस्तों, आपको मैं डिटेल प्रोवाइड करूँगा हमारे पेड प्लान का। धन्यवाद।